ब्लीडिंग में फर्स्ट एड में शुरुआत में ब्लीडिंग को आपको डिफाइन करना है। ब्लीडिंग या हेमरेज किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ब्लीडिंग आता है तो भी आंसर सेम होगा और हेमरेज आता है तो भी आंसर सेम होगा, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग इज डिफाइंड एज एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अब ये आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। और यदि वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए तो उस प्रोसेस को हम ब्लीडिंग कहेंगे, ठीक है। सम टाइम ब्लीडिंग में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, और कई बार ब्लीडिंग जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। अगर टाइमली उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ब्लीडिंग के कारण या ब्लड लॉस के कारण डेथ हो सकती है। और उस डेथ को प्रिवेंट करना हमारा फर्स्ट एड में मेन काम रहेगा कि ठीक है ब्लीडिंग हो गई है बट उसको हम इस कॉम्प्लिकेशन तक ना जाने दें कि डेथ हो जाए, ठीक है। वहाँ तक हम रोक के रखेंगे, कब तक, जब तक कि उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट एड का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम उस व्यक्ति को तब तक बचा के रखें जब तक उसको प्रॉपर मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे एम्बुलेंस के अंदर हो, ओके। तो सबसे पहले ध्यान हमें क्या रखना है कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जाए, फर्स्ट एड दी जाए, ठीक है। कॉज ऑफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग के हम टाइप्स देखें तो बेस्ड ऑन कॉज 3 मेन टाइप होंगे। ट्रोमेटिक ब्लीडिंग, मेडिकल कंडीशन एंड मेडिसिन, ठीक है। ज़्यादातर ब्लीडिंग जो आप लोगों ने देखी होगी रूटीनली अपने घरों में भी, जब तक आप मेडिकल लाइन में नहीं थे तब यही कारण हमें मोस्टली दिखाई देता है कि ट्रॉमा हो गया, गिर गए, चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, चाकू से कट गया, ब्लीडिंग हो गई, ठीक है ना। मेडिकल कंडीशन और मेडिसिन ये तब आप लोगों को देखने को मिलता है जब आप मेडिकल लाइन में होते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ट्रोमेटिक ब्लीडिंग सबसे पहले देख लेते हैं कि एनी इंजरी कैन कॉज ट्रोमेटिक ब्लीडिंग, किसी भी टाइप की चोट ब्लीडिंग क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ट्रोमेटिक इंजरी मे वेरी इन देयर सीवियरिटी, ठीक है। ये जो ट्रोमेटिक इंजरी है उसकी जो ब्लीडिंग है वो वेरी करती है सीवियरिटी पर। कई बार एक ड्रॉप निकल के भी बंद हो गया, ठीक है ना, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों ही सीवियर नहीं है। और कई बार ऐसी ट्रॉमा हो जाता है कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है तो वो क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। कॉमन टाइप्स ट्रोमेटिक इंजरी के कौन से हैं? एब्रेजन, ठीक है, कंट्यूजन, लेसेरेशन, ये सारे हम वुंड्स में कर चुके हैं, पंक्चर वुंड, क्रशिंग इंजरी और गन शॉट वुंड। इन सब टाइप की ट्रॉमाज में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। अब आता है मेडिकल कंडीशन, ऐसी कौन सी है जिसमें ब्लीडिंग होती है। तो ये आप लोग अभी हॉस्पिटल गए हैं तो कुछ कंडीशन उनमें आपने देखी होगी कि देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस दैट कैन कॉज ब्लीडिंग विदाउट ट्रॉमा, उसमें बिना ट्रॉमा की भी ब्लीडिंग हो सकती है, परंतु ये लेस कॉमन है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग का कारण ट्रोमेटिक होता है, सेकंड नंबर पे ये आता है, जिसके अंदर नंबर 1 क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है ना। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग हो सकती है, ल्यूकेमिया, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, लिवर डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, जिसमें जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स है वो बन नहीं रही तो ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, और विटामिन के डेफिशिएंसी। इन मेडिकल कंडीशंस में क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा कॉज कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनसे भी, जिनको लेने से ब्लीडिंग हो सकती है। तो कोई पूछे कि क्यों लेना, ब्लीडिंग ही कर रही है तो क्यों लेना, बट कुछ वो मेडिसिन है जो किसी न किसी बड़ी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करती हैं, बट उसके साइड इफेक्ट के रूप में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हमें थोड़ा सा केयरफुली उन मेडिसिन को लेना होता है, ठीक है। तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेंगी क्योंकि जो बीमारी है उसको ठीक करना है, बट जो ब्लीडिंग वाला साइड इफेक्ट है उसमें थोड़ी प्रिकॉशन ले लें तो वो अच्छा काम करती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है ऐसी जिनसे ब्लीडिंग हो सकती है? एस्प्रिन मोस्ट कॉमन, आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि जिनकी भी हार्ट प्रॉब्लम हुई है कभी तो उनको डॉक्टर्स एस्प्रिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, थोड़ा सा भी कट लग गया तो जल्दी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, है ना। और काफ़ी सारे ये हैं एंटी कोएगुलेंट्स,
जिसमें क्लोपिडोग्रेल है, डाइपिराडोमोल है, टिक्लोडिपिन है, वारफेरिन है, ये एनोक्सापेरिन, हिपेरिन, ये सब क्या है, एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो स्पेशली हार्ट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काम में आती हैं, है ना। तो इनसे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो कारण कुछ भी हो, अल्टीमेटली लॉस अगर ब्लड का ज़्यादा हो जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होगा और उसी के लिए हम फर्स्ट एड देते हैं। चाहे वो ट्रॉमा की ब्लीडिंग हो उसमें फर्स्ट एड हो सकती है, मेडिकल कंडीशन में हो वहाँ भी हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, और मेडिसिन के कारण हुआ वहाँ भी फर्स्ट एड दे सकते हैं। ठीक है। अब आता है कि हेमरेज का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, ठीक है ना। ये अलग क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में। एक आ सकता है कि डिफाइन ब्लीडिंग, और एक आ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेमरेज या टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। तो इसमें हम 3 टाइप की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ब्लीडिंग, दूसरा बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल, और तीसरा करते हैं कि बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन ब्लीडिंग में, हेमरेज में होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ब्लीडिंग। तो इसमें क्लासिफिकेशन हमारा 2 टाइप का है, ठीक है ना। या तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी या एक्सटर्नल होगी। ठीक है। जैसा नाम से क्लियर है, इंटरनल ब्लीडिंग वो अंदर होगी, तो यानी कि सरफेस पे नहीं होगी। ठीक है ना। तो हमें नॉर्मली वो दिखेगी नहीं। ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम विद इन द बॉडी कैविटी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं और वहाँ से किसी कारण से ब्लड लीक कर गया तो भी है तो वो ब्लीडिंग, बट वो बाहर दिखाई नहीं दे रही, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल ब्लीडिंग। इट कैन नॉट बी सीन इमीडिएटली बट लेटर ब्लड मे बी सीन कमिंग आउट ऑफ माउथ, नोज, स्टूल एंड इवन इन यूरिन। ठीक है ना। तो इनिशियली निकलते ही तो नहीं दिखेगा, बट ज़्यादा देर तक अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं पास होगी। ठीक है ना। नाक से, माउथ से, ईयर से, कहीं भी आ सकती है ना। दूसरी है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ये तो सिंपल है, आप सबको पता ही है, तुरंत दिखेगी, है ना, सरफेस पे होगी। तो व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ बॉडी इट इज सीन इमीडिएटली, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ठीक है ना। तो पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया बेस्ड ऑन सरफेस। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल। इसके आधार पे हमारे पास 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहली ब्लीडिंग कौन सी होती है? आर्टेरियल ब्लीडिंग। व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम आर्टरी, तो आर्टरी से ब्लीडिंग होगी तो वो आर्टेरियल ब्लीडिंग कहलाएगी। देयर इज फास्ट ब्लड लॉस इन दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग। अब आपको पता है कि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसके कारण ब्लड लॉस बहुत तेज़ी से होता है, और ज़्यादातर ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। फर्स्ट एड में भी ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है ना, ड्यू टू हाई प्रेशर। ओके। दूसरा है वीनस ब्लीडिंग। वीनस ब्लीडिंग में जैसे नाम से क्लियर है, वेन से ब्लीडिंग होगी और इसके अंदर थोड़ा सा स्लो होगा। अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो आर्टरी की बजाय स्लो होगा। ओके। बट कंटिन्यूअस हो सकता है। तीसरा कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी क्या होती हैं? बहुत ही माइन्यूट ब्लड वेसल, थ्रेड लाइक जैसे धागा होता है ना, वैसी होती हैं, और इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो इन्हीं से ब्लीडिंग हो सकती है, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, ऊजिंग टाइप, एक ड्रॉप निकली फिर बंद हो गई, फिर थोड़ी सी एक ड्रॉप निकल गई, तो वो कैपिलरी ब्लीडिंग होती है। तो हमारी बॉडी में कहीं भी कोई नीडल लगे, पिन लग गई, सुई चुभ गई काम करते हुए, या हॉस्पिटल में काम करते हुए नीडल प्रिक हो गई, तो ब्लीडिंग होती है। कहीं भी चुभाओ तो वो कौन सी ब्लीडिंग होगी? कैपिलरी, क्योंकि हमारे हर बॉडी सरफेस पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ओके। बट जो वेन और आर्टरी की है वो स्पेसिफाई तभी होगी जब वो पर्टिकुलर आर्टरी या वेन कट हो। ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया। तो ज़्यादातर जितनी ब्लीडिंग हम देखते हैं गिरने से या छोटी मोटी चोट लगने से, छोटा मोटा कट लगने से, वो वीनस ये कैपिलरी वाली होती है, और उसको रोकना फर्स्ट एडर के लिए बहुत ही ईजी होता है ना, कैपिलरी वाली को। उससे मुश्किल वेन वाली को, और सबसे मुश्किल आर्टरी वाली को। ठीक है ना। ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। अगर क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हमें लिखने पड़ेंगे। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। इसके बेस पे हमारे पास 4 टाइप्स हैं, क्लास 1 ब्लीडिंग, क्लास 2 ब्लीडिंग, क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है। तो क्लास 1 कब होगा? कि जब अप्रोक्सीमेटली 750 ml ब्लड लॉस हो जाए। ठीक है। तो ये भी कैपिलरी से तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, वेन से कभी कभी हो सकता है, अगर बड़ी वेन फट जाए तो।
क्लास 2 जिसमें 750 से 1500 ml ब्लड लॉस हो जाए, क्लास 3 1500 से 2000 ml ब्लड लॉस हो जाए, और क्लास 4 2000 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये फिर सीवियर कंडीशन आ जाएगी क्लास 3 और क्लास 4, ठीक है ना। ये तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है ना, ब्लीडिंग के क्लासिफिकेशन हो गए। अब आता है कि साइन सिम्टम क्या होंगे ब्लीडिंग के, ठीक है ना। उसके बेस पे हमें पता लगेगा कि ब्लीडिंग हो रही है और हमें किस टाइप की फर्स्ट एड देनी है। तो साइन एंड सिम्टम डिपेंड अपॉन टाइप एंड सीवियरिटी, कि किस टाइप की ब्लीडिंग है और कितना सीवियर है, उसके बेस पे साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल कंटिन्यूस ब्लीडिंग है तो क्या होगा, पहला साइन सिम्टम यही दिखेगा अगर एक्सटर्नल है तो। इंटरनल है तो इनिशियली तो हमें कोई साइन सिम्टम दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल है तो ड्रॉप दिखी तो पहला साइन सिम्टम ऑब्जर्वेशन है, पता लग जाएगा कि ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद डिजीनेस, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में होगा। जब ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो डिजीनेस होगा, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि बीपी गिर जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वीक पल्स हो जाएंगी, पल्स फील करेंगी तो हो सकता है फील ही ना हो। शैलो ब्रीदिंग, सांस बहुत ही शैलो आएगा, तेज़ी से होगा, है ना। कन्फ्यूज़न, ये भी और एडवांस स्टेज में होता है, जब ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाती है ना, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है, यानी उसको पता नहीं होता कि अब वो कहाँ है। तो ज़्यादातर आपने फिल्मों में देखा होगा ना, होता है मैं कहाँ हूँ, ठीक है ना। तो वो इसी से आता है कि वो कन्फ्यूज्ड है, ठीक है ना। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और ज़्यादा होगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन और नहीं पहुँच रही तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। उसके बाद रैपिड हार्ट रेट, ठीक है ना, हार्ट रेट भी रैपिड होती है और रेस्पिरेटरी रेट भी रैपिड होती है। क्यों, इसका बेस क्या है, पैथोलॉजी क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम होगा ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, है ना। और एक्सेसिव थ्रस्ट, क्योंकि ब्लड में फ्लूइड की कमी है तो प्यास भी लगेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक साइन सिम्टम होते हैं जो ब्लीडिंग के बाद होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एड क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास कैपिलरी ब्लीडिंग है तो उसमें तो कोई ज़्यादा फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर दबाया, 1 मिनट, विदिन 1 और 2 मिनट वो बंद हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा ब्लीडिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड के पास जब हम पहुंचेंगे, अगर वो ब्लीडिंग कपड़े के नीचे से आ रही है तो क्या करना है कि डू नॉट रिमूव एनी क्लोथिंग और डिब्रीज अराउंड द वुंड। तो कोई घाव बना है और उसमें से ब्लीडिंग आ रही है तो हम कपड़े को खींच के हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अच्छा, अगर मान लो कोई डीप कुछ धंसा हुआ है, कांच का टुकड़ा या कोई मेटल या कोई जैसे सड़क पे गिरा तो कोई पत्थर वगैरह, अगर वो डीप है तो उसको हमें रिमूव नहीं करना, ठीक है ना। हल्का है तो पानी अगर ये फ्लो से निकल जाए तो हम उसको वॉश करेंगे तो वो निकल ही जाएगा, अदरवाइज उसको हम रिमूव करने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर वो अंदर धंसा हुआ है इसलिए उसमें ब्लीडिंग रोकी हुई है, जब उसे निकालेंगे तो ब्लीडिंग होगी। तो इसमें हो सकता है उसने प्रेस कर रखा हो एक वेन को जो लीक है, बट वहाँ पर वो प्रेस किया हुआ है उस पत्थर ने या कांच के टुकड़ा, उस पर जैसे ही वो हटाएंगे वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि ब्लीडिंग पहले दिख नहीं रही होती है बिल्कुल भी, और वो जो कांच का टुकड़ा डीप आर्टरी तक में घुसा हुआ होता है, जैसे ही वो निकालेंगे आर्टरी से ब्लीडिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम रिमूव नहीं करते हैं। फर्स्ट एड हमारा क्या, फर्स्ट एड के लिए हमारा क्या एम होता है, ब्लीडिंग स्टॉप करना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि ग्लव्स अवेलेबल हैं तो हम वो पहनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड जो है वो मोस्ट इन्फेक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी ब्लड बॉडी फ्लूइड हैं तो वो इन्फेक्टेड होते हैं, हेपेटाइटिस बी, HIV और भी कई प्रकार का जो बीमारी है वो आप कैच कर सकते हो अगर आपके हाथ में भी कहीं कट है तो इसलिए डायरेक्ट रोकने का प्रयास नहीं करना है। सबसे पहले अपना भी प्रोटेक्शन करना है, तो प्रोटेक्टिव वियर कुछ भी है तो उसको लेंगे, अगर नहीं है तो कपड़े की कई लेयर, पॉलीथीन कुछ भी ले लेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट ब्लड को छूने का प्रयास नहीं करेंगे, ओके। अब करना है आपको स्टॉप द ब्लीडिंग, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो उससे करेंगे। कैसे, प्लेस ए स्टेराइल बैंडेज, सबसे पहले कोशिश करेंगे कोई स्टेराइल चीज़ हमें मिल जाए, अदरवाइज क्लीन क्लोथ अराउंड द वुंड, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका क्लीन में हैंकी
आपकी चुन्नी वगैरह कोई कपड़ा, वो आप ले सकते हो, बट उसकी कई लेयर हों और आपके हाथ पे पॉलीथीन या कुछ ये हो। ग्लव्स मिल जाए तो बढ़िया है, बट फर्स्ट एड देते इसमें कई बार ग्लव्स वगैरह कुछ होता नहीं है, तो आप वो पॉलीथीन लेके और उसको प्रेस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो पहला हम फर्स्ट एड करेंगे वो बाई प्रेस, कि बाई कंप्रेशन हम ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करेंगे। अगर कम है तो अंगूठे वगैरह से भी रोक सकते हैं, ज़्यादा एरिया से ब्लीडिंग होगी तो पूरे हथेली का हम डायरेक्ट प्रेशर डालेंगे उस वुंड के ऊपर, ओके, तो उससे ब्लीडिंग नॉर्मली रुक जाती है। मेंटेन द प्रेशर बाय बाइंडिंग द वुंड विद ए थिक बैंडेज और ए पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा प्रेशर करने से रुक जाता है तो ठीक है, बट ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप लगातार पकड़ के बैठ नहीं सकते, हाथ दर्द हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई बैंडेज मिलती है तो बैंडेज लपेट देंगे, कोई चुन्नी वगैरह है तो चुन्नी वगैरह लपेट देंगे और उसको क्लॉथ से उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मेंटेन प्रेशर, प्रेशर मेंटेन करेंगे। डू नॉट पुट डायरेक्ट प्रेशर ऑन आई इंजरी और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ गई कि नॉर्मल हमें ब्लीडिंग रोकनी है डायरेक्ट प्रेशर से, बट यदि ब्लीडिंग आइज से है या उस जगह से जहाँ पर कोई वो चीज़ धंसी हुई है, कांच का टुकड़ा या कोई मेटल या कोई स्टोन, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं तो और डीप घुस जाएगी। तो क्या करेंगे, फिर हमें थोड़ा सा अलग सोचना है कि उसके साइड से प्रेशर डालेंगे उस ऑब्जेक्ट के। जैसे मान लो कांच है तो एक तरफ एक अंगूठा इधर एक अंगूठा इधर ऐसे दबा देंगे, ठीक है ना। कोई स्टोन है तो उसके चारों तरफ लगाएंगे। तो इस प्रकार उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ लगाकर हम ब्लीडिंग रोक देंगे, ठीक है ना। सिक्योर द बैंडेज विद एडेसिव, उसके बाद जो बैंडेज लगाई है उसको एडेसिव लगा सकते हैं। कंटिन्यूस प्रेशर मेंटेन करेंगे और जो बॉडी पार्ट कंटिन्यूस जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको हार्ट के लेवल से अबोव उसको रेज करना है, ठीक है ना। वैसे तो हम लिटा के ही रखते हैं बॉडी पेशेंट को, तो जो हार्ट लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर 2 तकिए रख देंगे, ठीक है ना। पैर से हो रही है तो पैर के नीचे रख देंगे, और यदि सिटिंग पोजीशन है और उसको हम नहीं ले जा सकते तो भी टेबल के ऊपर रख के हाथ को रखेंगे, ठीक है ना। तो हार्ट लेवल से ऊपर होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो ब्लीडिंग एक्स्ट्रा जा रही है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमें इन चीज़ों से ब्लीडिंग रोकने का प्रयास फर्स्ट एड में करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या होगा, सबसे पहले हमने ब्लीडिंग रोक दी, फिर हम उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में उसको लिटाएंगे। ये पॉसिबल, प्लेस द क्लाइंट ऑन ए रग और ब्लैंकेट, उसके ऊपर लिटाएंगे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट। ये थोड़ा एडवांस लेवल के लिए कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है ना, तो उसको रोकने के लिए हम उसको ब्लैंकेट भी देंगे, ऊपर भी उसको जैसे लिटाने के बाद उसको कोई भी कपड़ा ओढ़ने के लिए दे दें, ठीक है ना, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा डाउन ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, कामली रीएश्योर द इंजर्ड पर्सन। अब उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है कि आप टेंशन मत लो, हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, वो आने वाली है और जल्दी आप ठीक हो जाओगे, ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद डू नॉट रिमूव गॉज और बैंडेज। जो आपने एक बार लगा दिया उसको कभी भी रिमूव नहीं करना है, ठीक है। कि इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपने लगा रखे 3-4 लेयर, फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो कोई और फ्रेश गोज लेके आ गया दूसरा बच्चा, तो उसको हटा के दूसरी गोज नहीं लगानी, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एक बार जो आपने लेयर लगा दी और कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हटा के नहीं लगानी, उसी के ऊपर दूसरी लगेंगी, ठीक है ना। क्योंकि जो एक बार प्रेशर बन चुका है उसको रिलीज नहीं करना। कब तक, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाए या एम्बुलेंस नहीं आ जाए। वो लोग प्रॉपर केयर उस समय कर लेंगे, तब तो हटा के स्टिच वगैरह भी लगाई जा सकती हैं, बट तब तक जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी वो उसी के ऊपर आपको लपेटनी है और प्रेशर बना के रखना है, ठीक है। चलो कोई बात, तब तक अपन वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। इफ ब्लीडिंग सीप्स थ्रू द गॉज और अदर क्लॉथ, अगर जैसे आपने 5-6 लेयर लगा रखी हैं और फिर भी ब्लड आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर और गॉज लपेट देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट एड चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि आपका ब्लीडिंग रुक नहीं जाएगी, है ना। अच्छा, अब क्या होगा, इतने पर भी नहीं रुक रही तो क्या करेंगे, क्योंकि अब आप किसी भी कंडीशन में वहाँ हो सकते हैं, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, आर्टरी से हो रही है, इतना कुछ कर लिया
एम्बुलेंस आई नहीं है और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, तो आप क्या करोगे? कोई आइडिया? या कुछ आइडिया सोचो कि अगर हमने डायरेक्ट प्रेशर लगा दिया, उसको बांध भी दिया, तो क्या और कम कर सकते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए? नेक्स्ट आता है हमारे पास टूर्निक, है ना? टूर्निक का क्या मतलब होता है बेटा? टूर्निक वर्ड सुना है? नहीं सुना? टूर्निक, टूर्निक वर्ड का मतलब होता है टाई करना। एक स्पेशल, एक जैसे आप जो ब्लड लेते हैं तो ऊपर से बांधते हैं ना, बांध के फिर ब्लड लेते हैं, है ना? तो वो जो बांधने वाला जो सैंपल लेते समय उसको हम टूर्निक बोलते हैं। तो टूर्निक का मतलब होता है कि उसको वहाँ से टाई करना। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर वो टूर्निक ही हो, तो आप कोई भी चुन्नी से, क्लोथ से, हैंकी से अपर पार्ट टाई करेंगे। उससे क्या होगा अपर पार्ट टाई करने से? कि जो ऊपर आर्टरी से जो ब्लड एक्स्ट्रा आ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो ब्लीडिंग है वो कुछ कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट प्रेशर सिस्टम हो गया ना। डायरेक्ट प्रेशर तो वुंड के ऊपर है, ये इनडायरेक्ट है, तो टूर्निक बांध के भी हम रख सकते हैं। ये टूर्निक इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। कि आपने इतना कर लिया, एम्बुलेंस भी आ रही है बट ब्लीडिंग हो रही है, तो लाइफ तो बचाना है, तो उसके लिए हम टूर्निक बांध देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना? अप्लाई ये टूर्निक इफ़ यू आर ट्रेन टू डू, ठीक है ना? जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई करें, अदरवाइज बहुत कस दिया तो क्या होगा? टिश्यूज़ को बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं होगी और वो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वहाँ टिश्यू डेड होना शुरू हो जाएंगे। और आपने उसको बचाने की कोशिश की पर पता लगा कि जब तक वहाँ पहुँचा पूरे टिश्यू हाथ के डेड हो गए और वो हाथ काटना पड़ गया, ठीक है? तो आंख बंद करके, इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा ये जो क्लासेज है ना, आप बड़े अटेंटिवली ध्यान से सुने, क्योंकि लिखा कुछ होता है, टीचर समझा कुछ और डीप बातें भी समझा रहा होता है ना। टूर्निक बांधना है बट जब आप ट्रेंड हैं तो उसकी ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि टूर्निक आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। तो कैसे पता लगेगा कि टाइट है या नहीं है? तो इसके लिए आप क्या करें, टूर्निक बांधें और नीचे अंगुली घुसा के रखें। आप खुद की घुसा लें, कोई दोस्त की घुसा लें, फिर बांध दें, फिर वो उंगली हटा लें। तो उससे क्या है कि वो सफिशिएंट प्रेशर रहेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट एड हो गया एक्स्ट्रा। अच्छा, और जब इमरजेंसी हेल्प आ जाएगी तो आप उनको बताएंगे, या तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया आपने या एम्बुलेंस आएगी तो उनको बता देंगे कितनी देर पहले हमने टूर्निक बांधा था, क्योंकि टोटल एक समय तक ही बांध सकते हैं, बाद में उसको हटाना होता है। तो आप उनको बता देंगे तो वो फिर अपने बाद में हॉस्पिटल पहुंच के उसको ओपन कर लेंगे, या एक बार ओपन करके थोड़ी सप्लाई करके फिर दोबारा बांध देंगे, ठीक है ना? तो कंटिन्यू लंबे समय तक टूर्निक नहीं बांध, ओके? अच्छा, नेक्स्ट, इमोबिलाइज द इंजर्ड पार्ट एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद कि जो आपका इंजर्ड पार्ट है जिसको आपने इतनी फर्स्ट एड दे दी, अब उसको अननेसेसरी मूव नहीं करना है। क्यों नहीं मूव करना है? क्योंकि जैसे ही आप अननेसेसरी मूव करेंगे तो मसल्स हिलेंगी, और मसल्स हिलेंगी तो ब्लीडिंग और हो जाएगी, ठीक है ना? तो ब्लीडिंग और कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसलिए फिक्स पोजीशन में उसको रखें जब तक कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, ठीक है? अच्छा, अब आता है कि जो आप प्रेशर अप्लाई करते हैं वो किस टाइप का होता है और कैसे करना चाहिए, ठीक है ना? सब जो भी आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से प्रेशर होंगे? अभी बताया था ना, डायरेक्ट प्रेशर एंड इनडायरेक्ट प्रेशर, ठीक है ना? डायरेक्ट प्रेशर का क्या मतलब है? जो वुंड के ऊपर आपने डायरेक्ट किया, ठीक है ना? जहाँ भी वुंड है उसके ऊपर जो प्रेशर आप डाल रहे हो वो डायरेक्ट प्रेशर है। और इनडायरेक्ट प्रेशर जो आपने टूर्निक बांधा, या एक तरीका और है इनडायरेक्ट प्रेशर का, वो भी बताएंगे, उससे भी आप ब्लीडिंग रोक सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी आप, अच्छा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं फर्स्ट एड वाली, ये कई बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरी लाइफ, आप सीख रहे हो बट ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ऐसी जगह रह रहे हो कि जहाँ पग पे वो डिस्पेंसरीज वगैरह हैं। तो ये क्यों काम आएंगी? ये काम आएंगी आपके इंटरव्यूज़ में। जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना सेकेंड ईयर क्रॉस करके, तो ऐसी छोटी छोटी बातें पूछते हैं कि अगर आपने प्रेशर डाल रखा है, ब्लीडिंग नहीं रुकी तो क्या करोगे? अब आपने क्लास अटेंटिवली ली हुई है तो आप बता देंगे, तो हम इनडायरेक्ट प्रेशर दे देंगे, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको
काम आएंगी जॉब के दौरान, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट प्रेशर तो जैसे इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है कि वुंड के ऊपर ही प्रेशर रखा नहीं दिखता। और वो डायरेक्ट प्रेशर हो गया, है ना। अच्छा, अभी चल नहीं रही। सब बंद कर दिया। तेजू, इसको बंद करके चालू। हाँ, एक बार ऑन ऑफ कर लो। इसको सेंटर वाले। अच्छा, डायरेक्ट प्रेशर का तो ये हो गया कि जो हम डायरेक्टली वुंड के ऊपर करेंगे, और इनडायरेक्ट क्या होगा, जो हम टाइड अप करेंगे। जो हम टाई अप करेंगे वो भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट है। एक कई बार प्रेशर पॉइंट्स का यूज करते हुए जो प्रेशर डालते हैं उसको भी हम इनडायरेक्ट प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर पॉइंट्स क्या है, ये भी आपसे कई बार इंटरव्यू में वाइवा में पूछ सकते हैं। तो प्रेशर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर प्रेशर डालने से उसके आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है, ठीक है ना। वो प्रेशर पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पर आर्टरी जस्ट बोन के नीचे होती है, बोन के ऊपर होती है, और जब हम प्रेशर डालते हैं तो बोन और हमारी अंगुली या थंब के बीच में वो आर्टरी दब जाती है और उसके आगे की सप्लाई रुक जाती है। इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। और प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर डालने से जो ब्लीडिंग रुकती है उसको हम इनडायरेक्ट प्रेशर कहते हैं। तो हमारी बॉडी में 5-6 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक तो ये वाला है ब्रेकियल आर्टरी वाला, ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पर प्रेशर करेंगे तो आगे हाथ की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी और ब्लीडिंग कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक होता है फीमोरल, ठीक है ना, ग्रोइन के अंदर यहाँ पर दबाएंगे तो पैर की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक टेम्पोरल आर्टरी होती है, उसको दबाएंगे तो ऊपर हेड इंजरी की जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अच्छा, ये जो प्रेशर है ये फीमोरल पे प्रेशर डाल के दिखा रहा है ना, तो फीमोरल में दोनों तरफ, हाथ में अगर है तो ब्रेकियल और ऊपर है तो टेम्पोरल, ठीक है ना। ये सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनसे आप ब्लीडिंग रोक सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली जब वाइवा में या इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनके नाम बता सकते हैं ना, कि टेम्पोरल हुआ, ब्रेकियल हुआ, फीमोरल हुआ। इनसे हम उसके आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो कम कर सकते हैं और अच्छा एक फर्स्ट एड ये हो जाता है, ठीक है। पहला प्रयास डायरेक्ट से, सेकंड प्रयास इनडायरेक्ट से, ठीक है ना। इनडायरेक्ट को सेकंड नंबर पे क्यों डाला है, क्योंकि वो बाकी टिश्यू की ऑक्सीजन सप्लाई भी तो कम करता है ना, बट और कुछ नहीं तो फिर ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद सब कुछ सेटल करने के बाद फिर हमें ध्यान देना है उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर, ठीक है ना। कॉल तो हम पहले ही कर देते हैं, तब तक एम्बुलेंस आ जाती है, अदरवाइज़ किसी दूसरे साधन से जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। और आजकल जो यूनिवर्सल एक नंबर है पूरे इंडिया में वो क्या है, 112, ठीक है ना। वैसे तो अलग अलग भी हैं, 100, 101, ठीक है ना, 102, बट कोई भी याद नहीं रहे तो ये यूनिवर्सल नंबर बताया गया है, इस पे कॉल करेंगे तो एज पर आपकी इमरजेंसी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है ना। उनको बताना होता है कि ये प्रॉब्लम है। 112 यूनिवर्सल नंबर है, किसी भी कारण में, चाहे आग लगे, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो, 112 डायल किया जा सकता है ना। ओके, थैंक यू।